हेलो फ्रेंड, दिस इज अमरीश। वेलकम टू साइंस शिखर। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोटीन। इसके पहले हमने ऑलरेडी दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बात किया था विटामिन के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। उम्मीद करता हूं दोनों लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, जिसमें हम उन सारे क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेंशन करिए टॉपिक प्रोटीन। तो मेंशन कर लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन सबसे पहले प्रोटीन में हमें यही जानना होगा कि प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया था और प्रोटीन शब्द किसने दिया था। तो चलिए मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रोटीन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम। तो लिखेंगे खोजकर्ता, खोजकर्ता या खोज। तो प्रोटीन को डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मुल्डर। उनका पूरा नाम था जोहान्स मुल्डर। तो हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं मुल्डर। मुल्डर क्लियर हो गया। तो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मुल्डर। अब बात यह आती है कि जो ये प्रोटीन शब्द है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो प्रोटीन जो शब्द है ये वर्जीलियस के द्वारा दिया गया था। तो मेंशन कर लेते हैं शब्द, शब्द वर्जीलियस, वर्जीलियस, वर्जीलियस। कब दिया गया था? तो यहां पर ऑप्शन जो है मेंशन कर लेना 1938। क्लियर हो गया। प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया था? मुल्डर ने किया था। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? वर्जीलियस ने दिया था। कब दिया था? 1938 में दिया था। अब हम बात करेंगे प्रोटीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट का। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्ट है वो यही है कि प्रोटीन क्या है। तो हम यहां पर लिखते हैं प्रोटीन, प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है। इस बात को हम समझेंगे। जो लिखा हुआ है प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कार्बनिक यौगिक क्या होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो जो हमारा प्रोटीन है इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। इस वजह से यहां लिखा गया है प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। अब एक शब्द यहां और लिखा हुआ है नाइट्रोजन युक्त। इसका मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसी वजह से यहां लिखा गया है प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि क्या प्रोटीन में केवल नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ही पाया जाता है? ऐसा नहीं है, इसमें और भी तत्व पाए जाते हैं। इसको हम सेकंड फैक्ट के रूप में लिखेंगे। यहां पर मेंशन करिएगा प्रोटीन में, प्रोटीन में कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कोमल लगा के लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, आयरन, आयरन, सल्फर व गंधक, व गंधक पाया जाता है, पाया जाता है। याद रखिएगा कि प्रोटीन में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही नहीं पाया जाता, बल्कि और भी तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं मैंने मेंशन कर दिया, आयरन, सल्फर व गंधक। तो क्लियर हो गया। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोटीन में कौन से तत्व पाए जाते हैं। पहला हो गया कार्बन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर व गंधक पाया जाता है। अब यहां पर एक चीज और यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है प्रोटीन में। तो जो नाइट्रोजन होता है वो पाया जाता है लगभग 16%।
कितना पाया जाता है? लगभग 16% नाइट्रोजन जो है पाया जाता है प्रोटीन में। अब आप कहेंगे सर नाइट्रोजन पे ही ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? देखिए नाइट्रोजन पर हम यहां पर ज्यादा फोकस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। बाकी जितने पोषक तत्व हैं उनमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। तो ये बात आपको क्लियर जो है याद रखना है कि केवल और केवल एकमात्र पोषक तत्व प्रोटीन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, बाकी पोषक तत्व में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इस वजह से मैंने यहां पर फोकस किया कि नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है लगभग 16%। क्लियर हो गया? अगला फैक्ट यहां पर लिखेंगे, प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। एक एक लाइन का आप अर्थ पूरा कंप्लीट तरीके से मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं, जिससे आपको कोई भी चीज रटना ना पड़े। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता करता है। लगभग हमारे शरीर में जो 14 से लगभग 17% जो भाग होता है वो प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में प्रोटीन सहयोग करता है। इसी वजह से कहा जाता है प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगला फैक्ट हम यहां मेंशन करेंगे, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। इस बात को समझिए, मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। अब इस सेंटेंस को आप कैसे समझेंगे? इस सेंटेंस को आप समझिएगा एक एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहां पर एग्जांपल मेंशन करेंगे। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि एक जो दीवार होता है वो किससे बना होता है? आप कहेंगे सर सिंपल बात है, एक जो दीवार होता है वो ईंटों से बना होता है। तो यहां पर मैं बना ले रहा हूं। मान लीजिए कि ये दीवार है, एग्जाम्पल आप समझिएगा। मान लीजिए ये दीवार है और ये दीवार किससे बना होता है? आप कहेंगे सर ये बना होता है ईंट से, ये बना होता है ईंट से। ये दीवार है, ये दीवार किससे बना हुआ है? ईंट से। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। मान लीजिए एक माला है, ये माला किससे बना होता है? आप कहेंगे सर ये मोतियों से बना होता है। मैं यहां पर मोती लगा दे रहा हूं। अब देखिए मैं यहां पर दो एग्जांपल लिया हूं जिससे आपको ये सेंटेंस समझ में आए। मैंने आपसे बोला ये जो दीवार है किससे बना होता है? आप कहेंगे ईंट से बना होता है। मैं लिख दे रहा हूं ईंट से। और ये जो माला बना है किससे बना है? तो आपका आंसर आएगा सर मोती से बना है, मोती से बना है। तो याद रखिएगा, इस माले की अगर मैं आपसे पूछूं इस माले की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए मोती। अगर मैं आपसे पूछूं इस दीवार की सबसे छोटी इकाई या सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? तो आपका आंसर आना चाहिए ईंट। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि छोटे छोटे ये यूनिट्स यानी छोटे छोटे जो मोती हैं वो मिल करके इस माले का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो ईंट है ये छोटे छोटे ईंट मिल करके इस भारी भरकम दीवार का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इस दीवार की सबसे छोटी यूनिट हुई वो ईंट हुआ और इस माले की जो सबसे छोटी यूनिट हुआ वो मोती हुआ। क्लियर हो गया? अब सेम यही प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे सेंटेंस में। क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्रोटीन है ये बना हुआ है अमीनो अम्ल से। छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बना रहे हैं। क्लियर हो गया? इसी वजह से लिखा जाता है प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि क्या सर एक अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बना सकता है? तो आंसर आएगा बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि अब यहां से एग्जांपल में ही आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक मोती मिल करके इस धागे का निर्माण या इस माले का निर्माण कर सकता है? आपका आंसर आएगा नहीं। बहुत सारे मोती मिल करके इस माले का निर्माण कर रहे हैं। केवल सिंगल मोती से माला नहीं बन रहा है। यही सेम प्रोसेस अगर मैं इस दीवार पे लागू करूं तो केवल एक ईंट से दीवार नहीं बन रहा है, बहुत सारे ईंट मिल करके इस दीवार को बना रहे हैं।
तो आप सोचिए, तो क्या एक अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। लगभग सैकड़ों अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन को बनाएंगे। क्लियर हो गया? अब अगला फैक्ट यहां पर देखिएगा, मैं यहां रफ कर दे रहा हूं, नीचे स्पेस नहीं है। अब देखिएगा, इस अमीनो अम्ल के संदर्भ में कुछ चीजें आपको यहां पर देखना होगा। जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि सैकड़ों अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो अमीनो अम्ल होते हैं वो इस तरीके से छोटे 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 यूनिट्स के रूप में होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे यूनिट्स के रूप में रहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये जो सारे अमीनो अम्ल आपको देखने को यहां मिल रहे हैं, सैकड़ों अमीनो अम्ल होते हैं, वो एक दूसरे से एक बंध से बंधे होते हैं, एक बॉन्ड से बंधे होते हैं। उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरीके से ये जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से ये दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस तरीके से जुड़े रहेंगे। मैं यहां पर फिगर बना दे रहा हूं, इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं ये एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, इस जो बॉन्ड है इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अमीनो अम्ल के मध्य में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि अमीनो अम्ल के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है वो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। अब आप बताइए कि क्या ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है, जो अमीनो अम्ल को एक दूसरे से जोड़ के रखा है, क्या ये जो बंध है, ये बॉन्ड है, केवल सिंगल है या बहुत सारे बॉन्ड है? तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब अमीनो अम्ल बहुत सारे हैं तो बॉन्ड भी बहुत सारे होंगे। तो अगर बहुत सारे बॉन्ड होंगे तो इसी को बोला जाता है पॉली। जब साइंस में कोई चीजें एक से ज्यादा होती हैं, बहुत सारी संख्या में होती हैं, तो उसे पॉली नाम दिया जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? चूंकि पॉली दिया, इसका मतलब बॉन्ड बहुत सारे हैं, तो हमने बोला पॉली। पॉली क्या है? बॉन्ड है, इस वजह से इसका नाम पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। तो यहां पर मेंशन कर लेना, यहां पर मेंशन कर लेना, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर हो गया? मैं जो बताना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैंने आपको क्या बताया कि लगभग सैकड़ों अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, और जो अमीनो अम्ल होते हैं एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड केवल सिंगल नहीं होता, क्योंकि अमीनो अम्ल जब सैकड़ों होंगे, बहुत सारे होंगे, तो बंध भी बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे को साइंस में बोला जाता है पॉली। चूंकि पॉली क्या है? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, इस वजह से लिखा जाता है पॉलीपेप्टाइड। और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, इसी वजह से लिखा जाता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? बातें क्लियर हो गई। अब हम अगला फैक्ट यहां पर नोट करेंगे कि नेचर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे नेचर में लगभग 200 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इस बात को हम मेंशन कर लेते हैं, इस बात को मेंशन करते हैं। प्रकृति में 200 प्रकार के 200 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अम्ल पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कि नेचर में 200 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाएंगे, तब आपका आंसर आएगा 20 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस बात को हम मेंशन कर लेते हैं। शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ये किस तरीके से पाए जाते हैं, इनको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे और हम बताएंगे इसका मतलब क्या है। देखिए, इस 20 प्रकार को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले को हम बोलेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल।
या इसे बोल दिया जाता है तात्विक अमीनो अम्ल। क्या बोला जाता है? तात्विक अमीनो अम्ल। तात्विक अमीनो अम्ल। और जो दूसरा वाला भाग होता है या दूसरा वाला जो अमीनो अम्ल होता है उसे बोला जाता है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। तो नोट कर लेते हैं यहां पर, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल इसे बोला जाता है अतात्विक अमीनो अम्ल। अतात्विक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल। तो जरा इसका मतलब आप समझिए, यहां पर लिखा है गैर आवश्यक और यहां पर लिखा है आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल हो, जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को जिसका नीड हो, उसे बोला जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं ये हमारी बॉडी नहीं बना पाती, इसको आपको वाह्य स्रोत से ही लेना होगा। यानी जो वाह्य खाद्य पदार्थ आप खाते हैं उससे ही इस अमीनो अम्ल को लेना पड़ेगा। इसी वजह से इसे बोल दिया जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल, या इसे बोला जाएगा तात्विक अमीनो अम्ल। क्लियर हो गया? अगला यहां पर लिखा है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। इस शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, गैर आवश्यक का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता बाहर से लेने की ना हो। यानी हमारी बॉडी जो होती है इस अमीनो अम्ल को खुद बना लेती है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से यहां पर लिखा है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल या अतात्विक अमीनो अम्ल। अगर देखा जाए 20 प्रकार में तो लगभग 9 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उनको बोला जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल, और बाकी के जो 11 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं उन्हीं को बोला जाता है गैर आवश्यक अमीनो अम्ल या अतात्विक अमीनो अम्ल। क्लियर हो गया? अब कुछ एग्जाम्पल यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं जिससे आपको चीजें एकदम अच्छे से पता हो जाए कि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल में कौन से होंगे और आवश्यक अमीनो अम्ल में कौन से होंगे। क्लियर हो गया? तो आवश्यक अमीनो अम्ल में 9 प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे और गैर आवश्यक में लगभग 11 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल में आप लिखिएगा, आवश्यक अमीनो अम्ल में यहां पर आप नोट करेंगे जैसे ल्यूसीन। ल्यूसीन। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे लाइसीन। लाइसीन। ल्यूसीन हो गया, लाइसीन हो गया। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल यहां लिखेंगे हिस्टिडीन। हिस्टिडीन। ये हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इनको आपको वाह्य स्रोतों से लेना होगा, वाह्य खाद्य पदार्थ से हमें लेना होगा। इसका निर्माण हमारे बॉडी नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल में यहां नोट करिएगा, गैर आवश्यक में सबसे पहले लिखेंगे टाइरोसिन। टाइरोसिन। उसके बाद लिखेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। उसके बाद लिखेंगे सेरीन। उसके बाद हो जाएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप कोई अदर वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पर थोड़ा एडवांस पढ़ाया है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। तो यहां पर मैंने क्या बताया, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल जिसके अंदर आ जाएगा टाइरोसिन, ग्लाइसिन, सेरीन और अर्जिनिन। क्लियर हो गया? अब आपको ये पता हो गया कि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल या अतात्विक अमीनो अम्ल क्या है, या गैर आवश्यक अमीनो अम्ल में कौन कौन से अमीनो अम्ल आएंगे। उसके बाद यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल या तात्विक अमीनो अम्ल क्या है और तात्विक अमीनो अम्ल में कौन कौन से अमीनो अम्ल आएंगे। और आपको यह भी पता हो गया कि कौन से अमीनो अम्ल हमारी बॉडी खुद बना लेगी और किसे हमें वाह्य खाद्य पदार्थों से लेना होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन है इसका कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो कुछ प्रोटीन के कार्य होते हैं उनको हम मेंशन करेंगे। अब आप मेंशन कीजिए प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य में सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो इस बात को हम मेंशन करेंगे, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक। शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक। शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक। विकास में सहायक।
तो जो प्रोटीन होता है वो हमारे शारीरिक वृद्धि में व विकास में सहायक होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा कार्य लिखेंगे आप कि ऊतकों के निर्माण में सहायक या ऊतकों का निर्माण करना। ऊतकों मतलब टिश्यू, ऊतकों का निर्माण करना, ऊतकों का निर्माण करना। आप अब ये ऊतक क्या है आपको पता होगा, ऊतक के बारे में या टिश्यू के बारे में। हमारे जो शरीर होता है, हमारा जो बॉडी होता है, वो छोटे छोटे कई अरबों सेल से मिलकर के बना होता है। ये जो सेल होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं कि इन सेल को आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, ये बहुत ही छोटे होते हैं। और यही सेल जब ग्रुप में हो जाते हैं इनको नाम दे दिया जाता है टिश्यू। क्लियर हो गया, इनको नाम दे दिया जाता है टिश्यू। तो इसी टिश्यू का जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ऊतकों का निर्माण करना ये प्रोटीन का सेकंड वर्क है, सेकंड वाला काम है। क्लियर हो गया। अब हम तीसरा कार्य लिखेंगे, घाव को भरने में सहायक, घाव को भरने में सहायक। अब इसका मतलब जरा समझिए, इसका मतलब क्या है। ये घाव को भरने में कैसे सहायता करता है। मान लीजिए कि हमारा ये हाथ है, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये हमारा हाथ है और हमारे हाथ पर कहीं पर चोट लग गया। मान लीजिए सपोज कीजिए हमें यहां पर चोट लगा, तो जब चोट लगता है तो होता क्या है, वहां का जो स्किन होता है वो निकल जाता है। स्किन निकल गया, स्किन निकलने का मतलब होता है कि हमारा वहां का जो टिश्यू होता है वो डेड हो जाता है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर घाव हो जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा का पूरा हाथ इफेक्टेड हो गया, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर एक पॉइंट जहां पर जख्म लगा है, चोट लगा है, वही एरिया केवल इफेक्टेड होती है। तो यहां से टिश्यू निकल गया, बाहर चला गया। अब होता क्या है, यहां पर घाव हो गया। प्रोटीन करता क्या है, इस टिश्यू को दोबारा से बनाने का काम करता है। और अगर ये दोबारा से बना देगा तो जो नई स्किन है यहां पर आ जाती है और घाव भर जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रोटीन घाव भरने में सहायक होता है। एक चीज आप देखे होंगे, जब किसी पेशेंट वगैरह का कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करता है कि इनको आप डाइट में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में दें, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो घाव को जल्दी भरने में, उसको रिकवर करने में सहायता करता है। क्लियर हो गया। अब जो चौथा कार्य है उसको हम लिख लेते हैं, मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक, मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक, मांसपेशियों की वृद्धि में सहायक, मांसपेशियों के वृद्धि में सहायक, आप देखे होंगे कि जो बच्चे जिम में जाते हैं, अपने बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, वहां पर जो ट्रेनर होता है वो उन बच्चों को ये गाइड करता है कि आप जो है प्रोटीन डाइट लीजिए। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उनको अपने मसल्स को बढ़ाना रहता है, मसल्स में ग्रोथ कराना रहता है, बॉडी को भारी भरकम बनाना रहता है, बॉडी को एक डेफिनेट शेप और साइज देना रहता है। और इन सारी चीजों में प्रोटीन का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से ट्रेनर के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रोटीन डाइट लें। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो मांसपेशियों की वृद्धि में भी प्रोटीन सहायक होता है। क्लियर हो गया। ये जो चार मैंने कार्य बताया ये प्रोटीन के कार्य थे। उम्मीद है कि आपको ये चारों कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाए, अगर हम ऐसी खाद्य पदार्थों को नहीं खा रहे हैं जिनमें प्रोटीन है, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दो बीमारी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला हम लिखेंगे कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो यहां पर लिखेंगे रोग, डिजीज, रोग। देखिए अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हैं या वो सारे खाद्य पदार्थ नहीं खाते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको सबसे पहला जो बीमारी है उसका नाम है क्वासरकोर। क्या है नाम, क्वासरकोर, क्वासरकोर, क्वासरकोर। ये जो बीमारी है ये अधिकतर बच्चों में देखी जाती है। इस बीमारी के लक्षण क्या होता है, इस बीमारी का लक्षण ये होता है कि अगर प्रोटीन की कमी बच्चों में अधिक मात्रा में हो गई तो जो बच्चे की जो बॉडी होती है उसमें जो हाथ पांव होते हैं ये पूरे पतले हो जाते हैं और जो पेट होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसी को कहा जाता है क्वासरकोर। तो लक्षण याद रखिएगा, लक्षण का मतलब ये है कि उनके बॉडी का जो शरीर होता है, पूरी शरीर जो होती है वो एकदम पतली हो जाएगी और जो पेट होगा वो बाहर आ जाएगा। इसी को बोला जाता है क्वासरकोर। ये कहाँ देखने को मिलेगा, ये ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरा जो बीमारी है उसका नाम है मरासमस। क्या नाम है उसका, मरासमस, मरासमस।
ये मरासमस क्या होता है? मरासमस में होता क्या है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, वो लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है मरासमस। अब एक चीज आपको यहां पर और याद करना है कि मान लीजिए कि प्रोटीन की कमी हो गई तो चलिए ये रोग हो जाता है, लेकिन क्या प्रोटीन की अधिकता से भी प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल आती है। कोई भी चीज चाहे कितना भी अच्छा पोषक तत्व है, अगर आप उसे लिमिट में ले रहे हैं तो आपके बॉडी के लिए वो लाभदायक है, लेकिन अगर आप लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होता है। जैसे अगर आप प्रोटीन ज्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दिए तो यूरिक एसिड जो होता है वो बढ़ जाता है, और आपको पता है कि अगर बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा तो जो हाथ पांव के जो दर्द है, घुटने के दर्द जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोटीन लेना है लेकिन निश्चित मात्रा में लेना है, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है हमें प्रोटीन उतनी ही मात्रा में लेना है, ना ज्यादा ना कम। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे कि कौन से डाइट को अपने हम लाइफ में शामिल करें जिससे हमें ये सारी बीमारियां ना हो। तो हम उस स्रोत पर चर्चा करेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो होगा स्रोत। वो होगा स्रोत। हमें प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो लिखेंगे स्रोत। स्रोत। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो स्रोत है वो यहां पर दो स्रोत होता है जहां से आप प्रोटीन ले सकते हैं। पहला जो स्रोत होता है वो होता है पादप स्रोत, आप प्लांट से जो है प्रोटीन ले सकते हैं, और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं जंतु स्रोत, आप एनिमल से भी प्रोटीन ले सकते हैं। तो लिखते हैं इस बात को, जो स्रोत है वो दो तरीके का होता है, एक को हम बोलते हैं जंतु स्रोत, जंतु स्रोत, दूसरा होता है पादप स्रोत, पादप स्रोत, पादप स्रोत। अब जंतु स्रोत में कहां से मिलेगा? जैसे अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो लिख लेते हैं दूध, मांस, अंडा, मछली। अगर आप मीट वगैरह खाने वाले व्यक्ति हैं तो आप अंडा, मछली और मांस का सेवन कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप मांस, अंडा, मछली नहीं खा रहे हैं, अगर आप दूध ले रहे हैं तो भी आपको प्रोटीन वहां से मिल जाता है। ये तो हो गया हमारा जंतु स्रोत जहां से हमें प्रोटीन मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पादप स्रोत है, पादप स्रोत में हमें कहां से मिलेगा। तो यहां पर आप नोट करिएगा, पादप स्रोत में सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। अगर आप सोयाबीन का बीज खा रहे हैं तो सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे अगर आप दाल वगैरह खाते हैं, दालों में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो दालों में प्रोटीन हो गया। उसके बाद अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, तो लिख लेते हैं हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में। अब एक चीज यहां पर और मेंशन कर लेते हैं, मूंगफली। मूंगफली जो होता है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली। क्लियर हो गया? तो ये सारे जो सोर्स हैं ये प्रोटीन के एक अच्छे सोर्स माने जाते हैं। चाहे आप सोयाबीन खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, इन सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो यहां से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अब यहां पर एक चीज मैं और आपको देना चाह रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इन सारे सोर्स में हम कौन से सोर्स अच्छी मात्रा में लें जिससे हमको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाए। इसे जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि किसमें कितना % प्रोटीन पाया जाता है। तो ब्रीफ में मैं इसको भी देख ले रहा हूं यहां साइड में। जैसे मान लीजिए अगर आप सोयाबीन का सेवन कर रहे हैं तो सोयाबीन में कितना प्रोटीन पाया जाएगा? सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लगभग 40% प्रोटीन इसमें मिल जाता है। अगली बात यहां देखेंगे, अगर आप दाल खा रहे हैं, कोई सा भी दाल खा रहे हैं, दालों में तो दालों में लगभग 20 से 35% आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे सोर्स हैं ये प्रोटीन के, कितना भर भर के प्रोटीन इसमें पाया जा रहा है। सोयाबीन में लगभग 40% पाया जा रहा है, दालों में आपको 20 से 35% प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अंडा वगैरह खाते हैं, अंडों में कितना पाया जाएगा? तो अगर आप अंडे का सेवन कर रहे हैं तो लगभग 18 से 20% आपको अंडे में मिल जाएगा, तो ये भी अच्छा सोर्स माना जाता है। उसके बाद अगर आप मछली खा रहे हैं, तो इसमें भी प्रोटीन मिल जाता है, लगभग 16 से 18% प्रोटीन आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप दूध का सेवन कर रहे हैं तो दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो लगभग 4 से 8% प्रोटीन आपको दूध में भी देखने को मिल जाएगा।
अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, हरी सब्जियों में तो हरी सब्जियों में आपको लगभग 2 से 6% प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। तो 2 से 6% आपको देखने को मिल जाएगा हरी सब्जियों में। अब बात आती है मूंगफली में। तो मूंगफली में जो प्रोटीन पाया जाता है वो लगभग 25.3% के समथिंग आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएगा मूंगफली में। मूंगफली के संबंध में ये कहा जाता है कि अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खा रहे हैं, कितना ग्राम? 100 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खा रहे हैं तो समझ लीजिए कि 1 लीटर दूध के बराबर है। 1 लीटर दूध के बराबर है, मतलब समझिएगा, अगर आप 1 लीटर दूध पी रहे हैं तो जितना आपको 1 लीटर दूध में प्रोटीन मिल जाएगा, उतना उससे ज्यादा प्रोटीन अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि मूंगफली कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए। 1 लीटर दूध में जितना प्रोटीन पाया जाएगा उससे कहीं ज्यादा अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह भी पता चल गया होगा कि किस खाद्य पदार्थ में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। मैंने क्या बताया? सोयाबीन में 40%, दालों में 20 से 35%, अंडों में 18 से 20%, मछली में 16 से 18%, दूध में 4 से 8%, हरी सब्जियों में 2 से 6%, और अगर आप मूंगफली का सेवन कर रहे हैं तो लगभग 25.3% आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया कि 100 ग्राम अगर आप मूंगफली कच्ची खा रहे हैं तो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन या उससे ज्यादा प्रोटीन आपको इस 100 ग्राम मूंगफली में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस सोर्स में कितनी मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? अब हम यहां पर देखेंगे कुछ प्रोटीन के नाम हमें यहां पर जानना होगा कि वो प्रोटीन किसमें पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रोटीन का नाम दे देगा और पूछेगा किसमें पाया जाता है। तो 2, 4, 5 ऐसे प्रोटीन का नाम मैं यहां पर लिखूंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत ज्यादा है प्रोटीन, तो उतना सारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग 4 या 5 प्रोटीन का नाम यहां पर पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है, क्रिएटिन ये किसमें पाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिएटिन प्रोटीन से। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है वो किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो हमारा नाखून होता है, या आप यूं कह लें कि जो हमारा बाल होता है, तो नाखून हो गया, बाल हो गया, उसके अलावा जानवरों के जो सींग जो होते हैं या जानवरों के जो खुर होते हैं, ये सब क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो आपका आंसर आना चाहिए क्रिएटिन। अगर आपसे पूछे बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आंसर आना चाहिए क्रिएटिन। सींग में और खुर में क्या पाया जाता है, तो आंसर आना चाहिए क्रिएटिन। तो याद रखिएगा ये क्रिएटिन प्रोटीन इन सारी चीजों में पाया जाता है। दूसरे नंबर का जो प्रोटीन होता है उसे हम बोलेंगे फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, दोनों लिख लीजिए यहां पर। थ्रोम्बिन ये किसमें पाया जाता है? तो जो रुधिर स्कंदन होता है यानी रक्त का थक्का जमाने में इस प्रोटीन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर लिखिएगा रक्त का थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक, थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक। क्लियर हो गया? अब फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन अगर आपको कहीं ये प्रोटीन दिखे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक जो प्रोटीन होता है वही प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। क्लियर हो गया? अगला लिखेंगे यहां पर हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये जो प्रोटीन होता है, ये जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम ये हिस्टोन प्रोटीन करता है। क्लियर हो गया? मेंशन कर लेते हैं आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है।
ले जाने का कार्य करता है, ले जाने का कार्य करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ले जाने का कार्य करता है। अब हाँ, यहां पर आपको 3 प्रोटीन याद हो गए होंगे, एक केरेटिन, दूसरा फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, और तीसरा हो गया हिस्टोन। चौथे नंबर पे आप लिख लीजिएगा जिन। जिन, इसकी स्पेलिंग होती है ZEIN। ये जो जिन होता है किसमें पाया जाता है? तो जो जिन होता है वो मक्के में पाया जाता है। तो पूछा जाता है मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन का क्या नाम है, तो आपका आंसर आना चाहिए जिन। तो यहां पर लिख लीजिए मक्का, मक्का। क्लियर हो गया? एक होता है प्रोलेमाइंस, प्रोलेमिन्स, ये इसे प्रोलामाइंस भी कहते हैं। प्रोलेमिन्स ये पाया जाता है दालों में। कहां पाया जाता है? दालों में, दालों में, दालों में। तो जो प्रोलेमिन्स है ये दालों में पाया जाता है। एक होता है ग्लूटेलिन्स, यहां पर लिख लीजिएगा छठे नंबर पर, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलिन्स। ये जो ग्लूटेलिन्स होता है ये पाया जाता है अनाज में, अनाज में। तो इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है। एक चीज और लिख लीजिएगा सातवें नंबर पर, ग्लोबिन, ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन होता है ये प्रोटीन ब्लड में पाया जाता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो यहां पर लिखिएगा ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, पाया जाता है। O2 का परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है, परिवहन करता है, करता है। इतने सारे प्रोटीन इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताया। ऐसे तो बहुत सारे प्रोटीन हैं, लेकिन सबका डिस्कशन करना यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि जितना हमारे सिलेबस में है हमें उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर 7 प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बताया। केरेटिन नाखून, बाल और सींग, खुर में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है। हिस्टोन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जिन ये मक्के में पाया जाता है। प्रोलेमिन्स दालों में पाया जाता है। ग्लूटेलिन्स अनाज में पाया जाता है। और जो ग्लोबिन होता है वो ब्लड में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अब हम देखेंगे दूध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, उनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दूध से इंपॉर्टेंट जो कुछ फैक्ट होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा दूध, दूध। दूध से सबसे पहले यही पूछा जाता है कि क्या दूध एक संतुलित आहार है या नहीं। तो याद रखिएगा दूध संतुलित आहार नहीं है। तो यहां पर लिखिएगा संतुलित आहार नहीं है, संतुलित आहार नहीं है, संतुलित आहार नहीं है, नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि दूध में आयरन नहीं पाया जाता, आयरन नहीं पाया जाता। अगर हम आयरन की बात करें, दूध में आयरन नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो पहला फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या दूध एक संतुलित आहार है? तो आपका आंसर आना चाहिए कि दूध संतुलित आहार नहीं है। अगर कोई पूछे रीजन क्या है, तो रीजन आपको देना है क्योंकि दूध में आयरन प्रेजेंट नहीं होता, दूध में विटामिन सी प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से दूध हमारा संतुलित आहार नहीं है। आप पूछेंगे सर अगर दूध संतुलित आहार नहीं है तो दूध को हम क्या बोल सकते हैं? तो दूध को आप बोलिएगा कि दूध बैलेंस डाइट है, ना कि कंप्लीट डाइट है। क्लियर हो गया? तो दूध हमारा बैलेंस डाइट है, कंप्लीट डाइट नहीं है। दूसरा फैक्ट आप लिखिएगा कि जो गाय का दूध होता है वो गाय का दूध आप देखे होंगे तो हल्का पीले कलर का होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय का दूध हल्का पीले कलर का होता है, पीला जो कलर है वो किसकी वजह से होता है? तो देखिएगा यहां लिखिएगा गाय के दूध का पीला कलर, गाय के दूध का पीला कलर, पीला कलर किसकी वजह से होता है? ये होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से होता है। ये कैरोटीन क्या है? कैरोटीन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है। इसी कैरोटीन की वजह से गाय का जो गाय के दूध का पीला कलर होता है। क्लियर हो गया? जनरली अगर दूध को देखा जाए, जैसे भैंस वगैरह का दूध होता है, ये धवल रंग का होता है, ये सफेद रंग का होता है। तो लिखेंगे यहां पर दूध का धवल कलर, दूध का धवल रंग, धवल का मतलब सफेद रंग, दूध का धवल रंग ये किसकी वजह से होता है? तो दूध में पाया जाता है एक प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम होता है कैसीन। तो कैसीन की वजह से जो दूध का रंग होता है वो सफेद होता है, धवल होता है। तो यहां पर नोट करिएगा कैसीन,
क्लियर हो रहा है कि नहीं? कैसीन, ये फैक्ट पूछे जाते हैं जो मैंने यहां पर मेंशन मैं करा रहा हूं, कैसीन। अगला फैक्ट यहां पर देखिएगा, ये पूछा जाता है कि दूध का जो धवल रंग है कैसीन, क्लियर हो गया। दूध, गाय के दूध का हल्का पीला कलर कैरोटीन, ये क्लियर हो गया। पूछा जाता है कि दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, तो लिखेंगे दूध को पचाने वाला एंजाइम, दूध को पचाने वाला एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है रेनिन। रेनिन नोट कर लेते हैं, रेनिन और लैक्टेस। ये रेनिन और लैक्टेस, ये एंजाइम जो होते हैं ये दूध को पचाने में सहायक होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो एंजाइम होते हैं ये वयस्क लोगों में नहीं पाए जाते। ये लगभग 15 से 16 साल की उम्र में आते आते ये बॉडी में खत्म हो जाते हैं, ये बॉडी में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं, जो दूध को पचाने में सहायता करता है। ये क्लियर हो गया। एक चीज और यहां पर लिख लीजिएगा कि दूध से जो दही बनता है, दूध से आप दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? तो दूध से जो दही बनता है ये बनता है बैक्टीरिया की वजह से। दूध से दही बैक्टीरिया की वजह से बनता है, बैक्टीरिया के कारण बनता है, बैक्टीरिया के कारण। अब उस बैक्टीरिया का नाम यहां पर लिख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। यहां पर लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इसी की वजह से दूध से जो है वो दही बन जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दूध से रिलेटेड, मैंने यहां पर उसको भी मेंशन कर दिया। तो मैंने क्या बताया, दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें आयरन नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। दूध का धवल रंग होता है कैसीन की वजह से। कैसीन क्या है? प्रोटीन है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? मैंने लिखा रेनिन और लैक्टोज। कहां पाया जाता है? तो ये बच्चों में पाया जाता है, ये 15 से 16 साल की उम्र आते आते ये खत्म हो जाता है। दूध से दही बनता है, किसकी वजह से बनता है? बैक्टीरिया के कारण बनता है। कौन सी बैक्टीरिया है? तो लैक्टोबैसिलस। क्लियर हो गया। अब हमारा जो ये प्रोटीन का टॉपिक था ये कंप्लीटली ये खत्म हो चुका है। प्रोटीन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, मैंने सब पहलुओं पर सारे फैक्ट में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि प्रोटीन के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तब तक आप हमारे सारे लेक्चर को आप रिवाइज कीजिए, जो मैंने विटामिन बताया है आप लोगों को, जो कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया है, उसके साथ साथ मैंने आज प्रोटीन भी पढ़ा दिया। तो इन तीनों टॉपिक को आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो आप रिवीजन करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।